तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले एक पीडीएफ है एमसीएस इम्पोर्टेंट सम स्टूडेंट हैव शेयर, और उसका वर्ड फाइल के सब सॉल्यूशन भी है चैट जीपीटी, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। दिस इज द, ये तो थियरी क्वेश्चन है। कंपनी एक्स manufactures motorcycles and sell it through various distributors. It also has a subsidiary company Y, which is a service organization providing all types of service related to motorcycles. What are the characteristics of company Y? ये तो characteristics of service लिखना है, क्योंकि कंपनी Y सर्विस कंपनी है और कंपनी X तो मोटरसाइकिल यानी कमोडिटी है, तो इंटेंजिबिलिटी वो सब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो इसमें आंसर भेजा ही है इसने, यहाँ पे रहेगा। इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर इंटेंजिबल, क्योंकि वो तो सर्विसेज है। इंसेपरेबिलिटी, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं, राइट, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी हर बार जरूरी नहीं है कि सर्विस की क्वालिटी सेम हो, राइट, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है सर्विस क्वालिटी में वेरी। पेरिशेबिलिटी, सर्विस हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, आज अभी लाइव में तो हाँ रिकॉर्डिंग करके हम स्टोर कर सकते हैं, बट लाइव तो जब मैं अवेलेबल रहूंगा तभी मैं पढ़ा सकता हूँ, राइट। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। एंड कस्टमर कॉन्टैक्ट, हाई डिग्री ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन होता है इन सर्विस, बिकॉज डायरेक्टली द सर्विस प्रोवाइडर हैज टू डील विद द कस्टमर। एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, वाई रेवेन्यू आर रिकरिंग, क्योंकि सर्विस तो मोटरसाइकिल में बार बार लगेगी तो उसका इनकम तो बार बार होगा, लेकिन मोटरसाइकिल तो कोई भी एक ही बार खरीदेगा तो उसका इनकम रिकरिंग नहीं है, राइट। Explain in brief how management control through budgeting helps any organization in achieving their goals and objectives. ये भी थियोरेटिकली है, इसमें है सॉल्यूशन, ये तो पढ़ लेना। 7th क्वेश्चन पे हम पहले आ जाते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग का है। कंपनी सी हैज 2 सब्सिडरीज ए एंड बी, 2 सब्सिडरी है। सब्सिडरी ए मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट that it can sell at rupees 200 in open market and it incurs a cost of 120 per unit. Subsidiary B, if it gets this item on transfer pricing, can further process creating a new product and sell it at maximum of 250. Calculate the transfer price if C wants to split profit equally between the 2 subsidiary. ये टाइप का समझी हमने उस दिन भी किया था शायद, और इसमें तो सिंपल है क्योंकि सी का 2 सब्सिडरी है तो कॉस्ट कितना है 120, और अगर जो बी मैन्युफैक्चर ए मैन्युफैक्चर कर रही है 200 रुपए में वो बाहर बेच रही है और उसका कॉस्ट 120 है, अगर वो बी को ट्रांसफर करेगी तो क्या होगा 250 में बी बेचेगी और कॉस्ट कितना है 120, तो टोटल प्रॉफिट विल बी हाउ मच टू द कंपनी 250 minus 120, that is 130. So total profit available after A cost, because selling price of B is 250 and cost of A is 120. So 130 will be the total profit. और क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही है कि प्रॉफिट इक्वली, तो 130 को डिवाइड बाय 2 किया है तो दोनों को 65 प्रॉफिट आना चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हो जाएगा, ए का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या तो हम बोलेंगे 120 प्लस 65 तो आ जाएगा, या टोटल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कैसे भी हम कर सकते हैं। तो 185 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट, दैट इज योर 120 प्लस 65। कॉस्ट ऑफ ए 120 है और इसका प्रॉफिट 65 होना चाहिए, तो 185। बी प्रॉफिट 250 माइनस 185, दैट इज ऑल्सो 65। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरिएंस वाले पे ज्यादा फोकस करना है, और ये भी थियोरी है। एक जो वेरिएंस वाला उस दिन मैंने डिस्कस किया था, इसमें तो एक ही वेरिएंस आया है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, बट बहुत सारे वेरिएंस है जो तुम लोग वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना जिसमें फॉर्मूला है सारे वेरिएंस के, और वो लेक्चर में मैंने सब एक्सप्लेन किया है। बट जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह का ही रहेगा मोस्टली, कि जिसमें
2 या 3 टाइप के तुम्हें चॉकलेट, सैंडविचेस, बिस्किट दिया है और उसका तुम्हें प्लान्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एंड एवरीथिंग इज गिवन। और ये जो फाइल नंबर 02 है इसके अंदर सारे फॉर्मूला है। मार्केट शेयर वेरिएंस भी पूछ सकते हैं वो लोग, मार्केट साइज वेरिएंस है, फिर रेवेन्यू वेरिएंस है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, सबके फॉर्मूलाज है जो तुम लोग सिर्फ लर्न करोगे और बाकी सारी डिटेल्स दी रहेगी, इसी से तुम्हें ये आ जाएगा। ये वाला समझ आया है क्योंकि शायद एमसीएस में ज्यादा टफ सम्स तो नहीं देने वाले हैं, 5 पेपर्स भी करके जाओगे तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी एक पास पेपर का ही क्वेश्चन है कि costing detail of 3 types of chocolates of company XYZ Limited for FY24 is given below. Planned units कितना बेचने वाले हैं तीनों चॉकलेट का वो दे दिया है, एक्चुअल नंबर दे दिया है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितने में बेचने वाले हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे दिया है और स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट भी दे दिया है। Calculate sales volume variance as per the profit method for the above. How will you interpret it? Profit method यानी स्टैंडर्ड मार्जिनिंग, और कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का। स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट into actual sales minus planned sales. So everything is given. Actual sales दिया हुआ है 250, planned sales 2 lakh, standard margin is also given 5. So 2 lakh 50 minus 2 lakh into 5. सर ये फाइल भेजी है आपने? ये वाली भेजूंगा मैं अभी, ये तो किसी ने आज भेजा है मेरे को फाइल, एमसीएस इम्पोर्टेंट सम, और इसका सॉल्यूशन ये वर्ड फाइल में है। ठीक है ना, ये दोनों फाइल मैंने नहीं भेजा है, ये अभी मैंने लेक्चर के पहले आधा घंटा पहले डाउनलोड किया है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद। यस सर। तो देखो, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस प्रॉफिट मेथड, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ये मैं पेस्ट भी कर देता हूँ चाहिए तो, क्योंकि वहां कोई क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा और ज्यादा सम्स नहीं आने वाले, मैथ्स शायद 30 मार्क्स तो मैथ्स ही आएगा तुम लोगों को। बट अगर डिटेल में सिखाया है तो वेरिएंस वाला तुम लोग वो पूरा फाइल देख लेना जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो लेक्चर पक्का तुम लोग सब लोग देख लेना। तो मे बी 2 सम आएंगे तो 30 मार्क्स 15 मार्क्स के आ सकते हैं एज पर पेपर पैटर्न। So this is the formula, sales volume variance actual minus planned, budgeted means planned, into standard margin per unit. तो सब कुछ तो दे दिया है, हमें पहले डार्क चॉकलेट का निकालना है। तो क्या है, 2 लाख प्लान्ड है, एक्चुअल 2 लाख 50 है, स्टैंडर्ड मार्जिन 5 है। तो डार्क चॉकलेट का आ जाएगा एक्चुअल माइनस बजटेड विच इज 50,000 और इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन 5, 2 लाख 50। डायरेक्टली तुम लोग एक ही स्टेप में निकाल सकते हो, इसमें तो चैट जीपीटी किया हुआ है तो पहले उन्होंने एक्चुअल माइनस बजट निकाला है, हम लोग वही डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 लाख 50 माइनस 2 लाख एंड इनटू 5। तो दिस इज योर 2 लाख 50 फेवरेबल। और एक चीज याद रखना है कि ये फेवरेबल और एडवर्स, फेवरेबल या अनफेवरेबल कैसे आएगा, ये सेल्स है, सेल्स अगर एक्चुअल ज्यादा है तो वो फेवरेबल है, राइट। हमने सोचा था 2 लाख बेचेंगे और ज्यादा बेचा है तो फेवरेबल है, तो पॉजिटिव है तो फेवरेबल है और नेगेटिव है तो एडवर्स है एज पर दिस फॉर्मूला। वैसे ही व्हाइट चॉकलेट का निकाला है जो दिया हुआ है 4 लाख और 5 लाख, प्लान वाज 5 लाख एंड एक्चुअल वाज 4 लाख, तो 4 माइनस 5 इंटू 10। एंड सिमिलरली ये भी दे दिया है मिल्क का, तो तीनों का आ गया है। टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, और टोटल यानी ये तीनों को ऐड करना है, 2 लाख 50 माइनस दिस 10 लाख प्लस 1 लाख 50, तो टोटल कंपनी का सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आएगा विच इज माइनस 6 लाख
So therefore the sales volume variance of the company is 6 lakh unfavorable or adverse. तुम लोग के फाइल में वो अनफेवरेबल लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, राइट? और इंटरप्रिटेशन क्या है इसका कि यहाँ पे डार्क चॉकलेट का तो बड़ा है, फेवरेबल है, बट मेन जो हमें लॉस हो रहा है वो व्हाइट चॉकलेट में ज्यादा हो रहा है। व्हाइट चॉकलेट की वजह से ही हमारा ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो एडवर्स में जा रहा है या अनफेवरेबल है। तो वो इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि ऑल्दो डार्क एंड मिल्क सोल्ड मोर देन प्लान्ड, productive favorable variance of 250K and 150K. White chocolate sold 1 lakh units less than planned and because of its standard margin per unit is high. और उसका स्टैंडर्ड मार्जिन भी हाई है, देखो इसका स्टैंडर्ड मार्जिन 5 है, इसका 3 है, ये ज्यादा बेचा, लेकिन इसमें मार्जिन ज्यादा है और ये सोचा था उससे बहुत कम बेचा, और क्योंकि इसका स्टैंडर्ड मार्जिन भी हाई है और उसकी वजह से ही हमारा ओवरऑल कंपनी का जो है प्रॉफिट है वो 6 लाख से कम हो गया, एडवर्स हो गया जो सोचा था उससे। क्लियर है? ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? दिस इज क्लियर टू ऑल? ये एक और है, फॉलोइंग इज द, और एक और इधर भी एक ट्रांसफर प्राइस। Following is the data in respect of division A and division B. Particular division A component units 10,000 and division B का 0 है, finish unit 0, division B का finish units 10,000. Cost per unit of division A is 5 and division B is 2. Recommend the transfer price for the following scenarios. Division A can sell its product in open market at ₹10 per unit. Division E, ये जो 10,000 कंपोनेंट है ये 10 रुपए में बेच सकती है. Division B can buy this product also at the same price in the open market. Division B को भी open market में 10 रुपए में ये खरीद सकती है. Division B can sell its product at 13 per unit, and the organization decides the transfer price to distribute profit in the ratio of their respective cost among the two divisions A and B. जो भी प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करना है, इक्वली नहीं करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में इक्वली दिया था. तो कॉस्ट क्या है इनका यहाँ पे दे दिया है, 5 रुपीज और 2 रुपीज, यानी 5:2 के रेशियो में प्रॉफिट हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, टोटल प्रॉफिट, राइट? तो ये तो डिटेल्स दे दिए, दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट कितना होगा? ए का दिया हुआ है 5 रुपीज इज द कॉस्ट, बी का दिया हुआ है 2 रुपीज का. द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द डिविजन विल बी 7 रुपीज, राइट? अब डिविजन ए कैन सेल इट्स प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट 10, ओपन मार्केट में 10 और डिविजन बी भी 10 में खरीद सकती है. तो जब प्राइस सेम है दोनों डिविजन के लिए, है ना, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस तो है नहीं, तो एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस 10 ही होना चाहिए, एक्चुअल, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली ए जब 10 में बेच सकता है और बी को भी बाहर से 10 में मिल रहा है, तो इफ ए ट्रांसफर्स इंटरनली एट 10, ए का पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 - 5, दैट इज 5 रुपीज. अगर ए बी को 10 रुपए में बेचेगी और 5 रुपया कॉस्ट है ए का, तो ए का प्रॉफिट 5 रुपया हो जाएगा. अब बी ने 10 रुपए में ए से खरीदेगी, क्योंकि बाहर से भी वो 10 में खरीद रही है, और 2 रुपया उसका कॉस्ट है, तो टोटल उसका कॉस्ट 12 रुपया हो जाएगा. तो यूजिंग मार्केट प्राइस इज फेयर बट मे मेक बी लेस कॉम्पिटिटिव. अगर इसका कॉस्ट 12 रुपए है और ये 13 रुपए में सेल कर रही है यहाँ पे, तो इसको तो 1 रुपया ही प्रॉफिट मिलेगा, जबकि ए को 5 रुपया मिल रहा है. तो मार्केट प्राइस यूज करना फेयर तो होता है, क्योंकि ए बोलेगा कि मैं जब 10 में बेच सकता हूँ तो मैं बी को 10 से कम में क्यों दूं. बट ये तो हो गया प्रैक्टिकली, बट बी के लिए ये फायदेमंद नहीं है, और क्वेश्चन में भी ये सिनेरियो नहीं दिया है.
क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो ठीक है, इन द सेम प्राइस, हमने ये सिनेरियो पकड़ के कर दिया। अब सेकंड वाला मेन है कि इसमें अगर इक्वली डिवाइड करना है तो क्या, तो बहुत सिंपल है कि दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस 13 होने वाला है, बी 13 में बेचेगा, और दोनों का मिला के कॉस्ट है 7, तो दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट जो होगा वो 13 माइनस 7 6 रुपीस होने वाला है। और उन्होंने दिया है कि प्रॉफिट को कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करना है, तो कॉस्ट का रेशियो 5:2 है। 5:2 मतलब 5/7 2/7। तो देयरफॉर 6 रुपए को 5:2 में डिवाइड करेंगे तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 6 इंटू 5/7, दैट इज 4.2857, 4.29 अप्रॉक्स। और बी को प्रॉफिट मिलेगा 6 इंटू 2/7, दैट इज 12/7, दैट इज 1.71। तो 4.29 और 1.71 ये शेयर उनको मिलना चाहिए 6 रुपए प्रॉफिट। तो अब ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, ए का कॉस्ट कितना है 5 रुपया, और ट्रांसफर प्राइस कितना है 5 रुपीज। कॉस्ट 5 रुपीज है और प्रॉफिट सॉरी 4.29 है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 4.29 प्लस 5 रुपीज कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट विल गिव यू ट्रांसफर प्राइस। यहाँ लिखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस माइनस ए कॉस्ट, तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस ए कॉस्ट। तो 9.29 शुड बी द ट्रांसफर प्राइस, तो इसको 4.29 प्रॉफिट मिलेगा, और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13 माइनस 9.29 में वो ए से खरीदेगा प्लस 2 रुपया उसका कॉस्ट है, तो 13 माइनस 11.29, सो देयरफॉर बी को 1.71 प्रॉफिट मिलेगा जो उनका क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह के आएंगे। बाकी प्रीवियस लेक्चर में हमने टैक्स वैक्स वाले भी डिस्कस किए थे, अगर वो आने का चांस है तो सिखाया है तो। बट जनरली जो पास पेपर्स देखोगे तो इस तरह के ही आए हैं कि जिसमें दो डिवीजन है, एक डिवीजन का कॉस्ट दूसरे डिवीजन का कॉस्ट है, उनका सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट इक्वली या कोई और रेशियो में डिवाइड करना है, तो व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस। और ट्रांसफर प्राइस पे थियरी भी आ सकता है, राइट, कि व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग एंड वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें ये वाला। एक केस स्टडी भी आया हुआ है, लास्ट पेपर का ही कोई है, इसमें लिखा हुआ है एप्पल आईएनसी हेडक्वार्टर्ड इन कुपेटिनो कैलिफोर्निया इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट renowned for its groundbreaking consumer electronics. Among its flagship products, iPad stands out, symbolizing innovation and cutting-edge technology. Manufactured in China, the iPad faces unique taxation structure in India and Dubai, prompting a thorough examination of transfer pricing strategies to ensure equitable profit for the Chinese and Indian subsidiaries, ताकि दोनों सब्सिडरी को प्रॉफिट इक्वल मिले. Apple iPad had established a significant presence in the Indian market, reflecting the brand's global appeal. The iPhone's popularity in India is driven by its cutting-edge technology, sleek design, and seamless integration of hardware and software. Despite facing challenges posed by a competitive smartphone market, Apple has strategically positioned itself as a premium brand, attracting a loyal customer base. The Apple iPad is manufactured in China by Apple Chinese subsidiary at cost $200, after which it is sourced to India, where the Apple Indian subsidiary pays custom duty of 18% to the Indian government. चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, $200 कॉस्ट आता है, इंडिया में उसको सेंड किया जाता है, वहां पे 18% कस्टम ड्यूटी लगता है, एंड आफ्टर रीचिंग इंडिया iPad is sold at a retail at various retail at $800, which includes GST of 22%.
तो व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर प्राइस एंड व्हाट आर मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग ट्रांसफर प्राइस, ये तो पढ़ के ही जाना, ये तो थियोरी है। फाइंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आईपैड ऑफ एप्पल इंडियन सब्सिडरी फॉर द आईपैड सोल्ड इन इंडिया। तो जो एप्पल इंडियन सब्सिडरी है उसको कितना प्रॉफिट होगा वो हमें सेकेंड पार्ट में जो नंबर्स दिए उससे निकालना। तो सिंपल है कि 200 उसका कॉस्ट है प्लस 18% ऑफ 200, 236 कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस 800 है बट उसमें 22% जीएसटी इंक्लूडेड है, राइट? तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा और फिर कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन ये फाइल में है, ए पार्ट और बी पार्ट का। ये भी मैं क्वेश्चन वर्ड फाइल में भी पेस्ट कर देता हूँ। So what is meant by transfer price and what are the methods? So transfer price is the price at which goods or services are transferred between two related entities. कोई भी दो रिलेटेड एंटिटीज है या वो सब्सिडरी है या डिपार्टमेंट है या डिवीजन है, तो यहाँ पे एप्पल चाइना सब्सिडरी और एप्पल इंडिया सब्सिडरी, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है। एप्पल के ही दोनों सब्सिडरी है, एक चाइना में एक इंडिया में। तो एक दूसरे को क्या प्राइस में ट्रांसफर करेगा गुड्स, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल ट्रांजैक्शंस टू एलोकेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज while complying with tax regulations. Methods of deciding transfer pricing, यहाँ पे अलग अलग मेथड दिए तुम लोगों की, क्योंकि ओपन बुक है तो उसमें भी होगा ही। इसकी बुक दी है, एमसीएस की टेक्स्ट बुक होगी ना, तो उसमें भी ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स जो दिए वो तुम लोग लिख सकते हो। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस यानी प्राइस चार्ज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज इज कंपेयर्ड विद प्राइस चार्ज बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज, कि हम बाहर वाले को कितने में बेचेंगे उससे रिलेटेड ही हम बेचेंगे। रीसेल प्राइस मेथड, the transfer price is computed by subtracting an appropriate gross margin from the final resale price to independent customer. तो जो हम इंडिपेंडेंट कस्टमर को बेच रहे हैं उसमें से ग्रॉस मार्जिन एक माइनस करके जो बचेगा दैट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस अंडर दिस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड, ये ऑब्वियसली है कि अगर मैं 200 में बना रहा हूँ और मेरे को अपने सब्सिडरी को भी बेचना है तो मैं कॉस्ट 200 प्लस कुछ और मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा 10-20%, तो दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड तो हमने न्यूमेरिकल में सीखा, या तो इक्वल स्प्लिट या कॉस्ट के रेशियो में स्प्लिट करना, यानी दोनों का कॉस्ट पकड़ लो और डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है उसमें से दोनों का कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट आता है, splitting that profit equally or in some appropriate ratio, that is also one method. Then transactional net margin method, profit margin of controlled transaction is compared with margins earned by independent companies. दोनों का जो कॉमन ट्रांजेक्शन है उसकी प्रॉफिट और इंडिपेंडेंट जो एफर्ट्स है दोनों कंपनी का उसकी प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट की जाती है और नेट मार्जिन मेथड यूज किया जाता है। नेट प्रॉफिट कितना है सब काटने के बाद। तो ये तो अलग अलग मेथड हो गया। अभी इंडिया का हमें प्रॉफिट निकालना है, तो सिंपल है कि एप्पल का 200 रुपया कॉस्ट था, तो एप्पल इंडियन सब्सिडरी इंपोर्ट्स है 200, तो चाइना वाला इंडिया को 200 में देगा। कस्टम ड्यूटी 18% है और रिटेल सेलिंग प्राइस 800 है, तो पहले तो कस्टम ड्यूटी हम ऐड करेंगे 200 का ही 18%, दैट इज 36। तो इंडिया को जब इंडिया में आएगा वो, तो उसका कॉस्ट 200 प्लस 36 236 हो जाएगा। लैंडेड कॉस्ट फॉर एप्पल इंडिया वुड बी 200 प्लस 36। अब 236 है, 800 में बेच रहा है, तो तुम लोग बोलोगे 800 माइनस 236 प्रॉफिट हो गया? नहीं, क्योंकि जीएसटी भी है। अब जीएसटी 22% है, लेकिन एक और चीज याद रखना है कि 800 का 22% नहीं निकालोगे।
कोई बता सकता है क्यों? नॉलेज है ना तुम लोगों को? जीएसटी अगर समझो तुम लोग एक मोबाइल लेने गए और उसने बोला कि वो मोबाइल 60,000 का है विदाउट जीएसटी और जीएसटी अलग से 20%, तो क्या होगा? 60,000 का 20%, 12,000 ऐड होगा, तो जीएसटी के साथ वो प्राइस हो जाएगी 72। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि जीएसटी के साथ प्राइस सेवन, तुमने मुझे पूछा, मैंने ले लिया 72,000 में, तो मैं बोलूंगा 72,000 में मैंने खरीदा, उसमें 20% जीएसटी है। तो अगर तुम 72,000 का 20% निकालोगे तो जीएसटी तो 14,400 हो जाता है, जो रॉन्ग है। बिकॉज जीएसटी जो है बिफोर जीएसटी वाले प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, न कि जीएसटी ऐड होने के बाद जो प्राइस होती है उस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस 800 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अगर कभी भी प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है तो तुम्हें डिवाइड किससे करना है? 100 प्लस दैट परसेंटेज, यानी 100 में जीएसटी का परसेंटेज भी ऐड करो और उससे डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्योंकि 22% है, 100 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारा? 122%। और परसेंट मतलब क्या होता है? 122 अपॉन 100, परसेंटेज मीन्स अपॉन 100। तो 122 अपॉन 100 इज 1.22। तो इसीलिए यहाँ पे ये 1.22 से डिवाइड किया है। तो प्राइस बिफोर जीएसटी वुड बी 655.74 और हमें प्राइस बिफोर जीएसटी चाहिए, ये हमें एक्चुअल में मिलेगा। यानी ऐसा सेलर अगर मैं $800 में बेच रहा हूँ और 22% जीएसटी है, तो जीएसटी तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मुझे मेरे पास कितना बचेगा वो इस फॉर्मूला से आएगा। अगर तुम 800 का 22% निकाल के 800 में से माइनस करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, अगर प्राइस इज इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर है ना ये? इसमें किसी को डाउट? तो 665 इज अवर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये सेलर को मिलेगा। उसमें से जो कॉस्ट 236 है वो माइनस करेंगे, तो बचा हुआ एप्पल इंडिया का प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज 419.74 यूएसडी। So approx you can say 420 USD will be the profit of Apple India subsidiary. ये भी क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? अब और ये वाले क्वेश्चंस तो हो गए। तुम लोगों के पास कोई और क्वेश्चंस है? पास पेपर्स का भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो 24 का पेपर है। ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 24 का पेपर तो लास्ट टाइम, राइट? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ये वाला तो, राइट? और 23 का भी कोई पेपर हमने किया था क्या डिस्कस? एमसीएस, ये तो एंड सेमेस्टर का है। 23 कोई और भी तुम लोगों के पास सम्स है तो तुम लोग तब तक भेज सकते हो, राइट? यहाँ पे है ये, और सम्स भी है यहाँ पे। ये TLINC has two divisions, D1 and D2. D1 can produce up to 2,000 units of product T97 per year. All 2,000 units can be sold at a market price of rupees 88. D2 needs 300 units of T97 as a component for one of its products. Last year, D1 incurred the following unit cost of T97. उसको 37 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट लगा D1 को। D1 और D2 के डिविजन्स के नाम है, कंपनी है तुम्हारा ये DLC TLINC, राइट? तो वेरिएबल कॉस्ट 37 है और फिक्स कॉस्ट इज योर 22। व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस? ये इन लोगों ने पूछा है, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर, राइट? देखो जो फिक्स कॉस्ट होता है ना ट्रांसफर प्राइस के लिए, वो वैसे तो इररिलेवेंट होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट एक्चुअली।
राइट। हम जो करते हैं जनरली ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये कंपनी तो 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर करे या कितनी भी मैन्युफैक्चर करे, फिक्स कॉस्ट तो D1 का जाने ही वाला है, वो D2 को बेचे या नहीं बेचे तो भी, राइट, है ना। तो देयरफॉर दैट इज इररिलेवेंट। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट से कम तो हो ही नहीं सकता है। अगर D1 37 उसका वेरिएबल कॉस्ट है और वो D2 को 37 में कम में देगा, तो उसको जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे भी कम में लॉस हो जाएगा, तो वो नहीं देगा। अब इसमें यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि वो 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है और पूरा 2000 यूनिट वो मार्केट प्राइस पे बेच सकता है 88 में, क्योंकि उसका तो मार्केट में पूरा डिमांड है यहाँ पे, राइट, है ना, राइट। तो ऑब्वियस है कि अगर वो पूरा 2000 बेच सकता है तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ही नहीं, तो जो उसका 88 प्राइस है वही उसका होना चाहिए। वो 88 में बेच रहा है तो मार्केट प्राइस शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर दिस। सेकेंड वाला और ये वाला ना दोनों सेम है, लेकिन इसमें और ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है कि वो 2000 प्रोड्यूस कर सकता है बट मार्केट में सिर्फ 1800 बेच सकता है। क्या कर सकता है वो? 1800 बेच सकता है। और एक और दे दिया है कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 5 है वहां पे, राइट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 5 है। तो सिंपल है कि यहाँ पे तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फर्स्ट केस में तो हम लोग 80 लेंगे, उसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज देर इज नो एक्स्ट्रा कैपेसिटी। दो तीन स्टेटमेंट ही लिख के कर देना है। ये वाला भी मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूँ वर्ड में एक फाइल में और इसको सॉल्व कर देता हूँ। नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। देखो आंसर 8 इज वेरी सिंपल कि हियर D1 does not have any spare or extra capacity. D1 does not have any spare or extra capacity, right? So obvious है कि transfer price should be the market price only, the market price that it is selling. नहीं तो उसको loss होगा, right? So transfer price should be the price that D1 is selling externally. As it is selling externally, or there would be opportunity loss for division D1. क्योंकि एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है यहाँ, डिफरेंस अभी तुम लोग समझोगे जब हम 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैन प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कितना है उसका? प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट्स D1 का, एंड कैन बी सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 88 एक्सटर्नली, कैन बी सोल्ड 1800। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी और spares capacity is there, that is 2000 minus 1800, 200 units
इसके पास बच रहा है जो ये मार्केट में नहीं बेच सकता है, राइट, है ना। इट कैन नॉट सेल इन द मार्केट 200 यूनिट्स। और Q2 का जो रिक्वायरमेंट है, चाहे यहाँ पे Q1 S1 और Q1 बोला है, तो यहाँ पे S1 2000 बनाएगा और 1800 बेचेगा, तो 200 यूनिट्स उसके पास एक्स्ट्रा है। लेकिन Q2 का रिक्वायरमेंट कितना है? Q2 का रिक्वायरमेंट तो 300 यूनिट्स है। अब अगर Q2 का रिक्वायरमेंट 300 यूनिट्स है, तो जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स है वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करेगा, और जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा। तो एक चीज याद रखना है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी वाली यूनिट्स, एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूनिट्स मिनिमम ट्रांसफर प्राइस is always the variable cost. So in this case, for 200 units, minimum transfer price will be 37. अब बचा हुआ 100 यूनिट्स के लिए, for remaining 100 units, transfer price should be market price. लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 9th क्वेश्चन में, वो है ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 5 रुपया, जो इसमें तो नहीं था। तो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन होता तो हम 88 बोलते, बट बेचने पे भी उसका 5 रुपया खर्चा होता है। तो ये 100 यूनिट तो वो Q2 को ही इंटरनली बेचेगा, तो ये 5 रुपया खर्चा उसका नहीं होने वाला है। तो देयरफॉर ये 5 रुपया खर्चा नहीं होने वाला है, माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, बिकॉज उसका ये बचने वाला है 5 रुपया। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी 88 minus 5, 83 for 100 units, और for 200 units it would be 37. तो ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगा इन दिस केस। क्लियर है ये? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ये क्लियर है? इसमें किसी को भी कुछ डाउट है? विनीत, प्रगति, प्रशांत, नयोमी, फरहान, अनुराधा, अमय? इसमें तो वेरिएंस तो नहीं आया 23 में, तो और भी पेपर्स देख लेते हैं हम। कोई तुम लोग के पास भी कोई सम सीखना है तो भेज दो। यहाँ पे भी वही है, कंपनी एस टू प्रॉफिट, और ये तो सेम ही दे दिया है एक, तो जो हमने डिस्कस किया था अभी। खाली एक ये वाला अलग है, द कंपनी हैज टू प्रॉफिट सेंटर्स। Profit center A produces an electronic component with the following cost: variable cost rupees 60 per unit, fixed cost rupees 10 per unit. Profit center A operates at full capacity and sells all its output to outside customer at rupees 82 per unit. Profit center B currently purchases a similar component from an outside supplier. It has been determined that component produced by profit center A could be used instead with no adverse effect. A पूरा जो बना रहा है वो बाहर बेच रहा है, और B बाहर से खरीद रहा है, राइट। और जो B है ना, वो जो बाहर से खरीद रहा है वो A वाला कंपोनेंट भी यूज कर सकता है, और कोई भी उससे साइड इफेक्ट नहीं होगा, राइट। अब what is the minimum transfer price at which profit center A should agree to transfer the component? क्योंकि यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है और पूरा बेच रहा है वो, राइट, है ना। तो ऑब्वियस है, तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये फुल कैपेसिटी पे है, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है इसके पास। ए इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी और वो पूरा बाहर 82 में बेच रहा है, तो क्या होना चाहिए ट्रांसफर प्राइस? सर वही मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वही होना चाहिए, बिकॉज
वो पूरा बेच रहे थे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। तो 82 ही होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? 82 ही। एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है तो जो मार्केट प्राइस है वही होना चाहिए, समझे क्या तुम लोग? जैसे हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था ना, 8 में 2000 बना रहा था, पूरा 2000 बेच रहा था, तो जो जो वो बेच रहा है ऑलरेडी, उससे कम में क्यों देगा वो बी को? बी बाहर से खरीदेगा फिर। अगर उससे कम में दे रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसको लॉस है, राइट? ए को। तो क्योंकि देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी, सेम आंसर है, द ट्रांसफर प्राइस शुड बी द मार्केट प्राइस और एक्सटर्नल प्राइस इन विच द ए इज सेलिंग आउटसाइड। 9th वाला तो सेम ही क्वेश्चन है ये। ट्वेल्थ क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल है क्या, देख लेते हैं। नंबर्स तो ये है नहीं, कुछ लग तो नहीं रहा है न्यूमेरिकल्स तो। XYZ organization is an electrical meter manufacturing company. They have bagged a contract of installing meters at 10 lakh households spread over geographical area of 2000 square kilometers with road and electric network of 40,000 kilometers. XYZ were better known as manufacturers, but they have taken the strategic decision of entering into new businesses allied to their current businesses. Please elaborate with your own thought process and answer the following questions. As a successful manufacturing company, what all qualifies XYZ must be, qualities XYZ must be having with them? Obviously, इतना बड़ा अगर ऑर्डर ले रहे हैं तो क्वालिटीज तो यानी ये बहुत बड़ी फर्म होनी चाहिए। और ये तो क्या है, तुम लोग को बोला है कि अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही लिखना है, राइट? कि क्या तुम्हें लगता है, हाउ द कैपेबिलिटीज ऑफ XYZ विल हेल्प देम इन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग द न्यू प्रोजेक्ट एंड रीच द पॉसिबल चैलेंजेस। इसमें तो एक भी न्यूमेरिकल आया ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये काम क्या है, पहले तो अगर हम देखेंगे तो ये काम है इंस्टॉलिंग मीटर्स। मीटर्स जो इंस्टॉल होते हैं 10 लाख घर में इंस्टॉल करना है, और वो 10 लाख घर 2000 स्क्वायर किलोमीटर में है, और वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर 40,000 किलोमीटर रोड एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट? तो ऑब्वियसली बहुत टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो कंपनी के पास होगा, तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जो भी मीटर्स का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, वो कंपनी के पास होना चाहिए ऑब्वियसली। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल काम है तो क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग भी उसका स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? और इतने स्केल पे काम करना है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा होगी कि वो 10 लाख मीटर प्रोड्यूस कर सकता है और क्वालिटी को बिना ये करे, राइट? प्लस उसको जो इतना बड़ा काम है तो इसके लिए जो वर्किंग कैपिटल या जो भी उसको पैसा लगेगा वो भी उसके पास, यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी जो होगी, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी, राइट? वर्कफोर्स होना चाहिए स्किल्ड, यानी इलेक्ट्रिशियंस जिनको इंस्टॉल मीटर इतने सारे करने आता है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए उनके पास। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक होना चाहिए प्रॉपर, तभी वो इतना बड़ा काम हैंडल कर सकते हैं, राइट? और ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है, अब इसमें अगर इन लोगों को खाली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, नहीं तो मीटर्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो बाद में हमें कस्टमर्स को सर्विस देना है, वो भी होना चाहिए ज्यादातर में। तो बहुत सारी क्वालिटीज ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी, तभी उसको इतना बड़ा काम मिला है। ये सब कुछ फ्यू क्वालिटीज है जिसमें टेक्निकल स्किल वर्कर्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइनेंस, राइट, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब फ्यू क्वालिटीज होनी चाहिए। और चैलेंजेस ऑब्वियसली क्या आएगी, तो क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत मास है तो वो तो इम्पोर्टेंट है। दो क्वेश्चन है बी पार्ट में भी, हाउ द कैपेबिलिटीज विल हेल्प दैट न्यू प्रोजेक्ट को। अब कैपेबिलिटीज क्या है वो दिया नहीं है, बट कैपेबिलिटीज जो हमने ए पार्ट में लिखेंगे वो ही बी पार्ट में लिखना है कि वो ये काम करने में कंपनी को हेल्प कैसे करेगी। तो अगर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा है, राइट, है ना,
तो सप्लाई ऑफ मीटर का शॉर्टेज नहीं होगा, डिले नहीं होगा काम। क्वालिटी और टेस्टिंग हम बोलेंगे कि अच्छा है, तो ऑब्वियसली है कि फेलियर नहीं होगा, बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। और हमने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो क्योंकि 40,000 किलोमीटर कवर करना है तो लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिएगा, बिकॉज टोटल एरिया टू बी कवर्ड इज 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा तभी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, वेंडर्स को पेमेंट करना है, वो सब वो कर पाएंगे, राइट। और जैसे कि हमने बोला स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, क्योंकि इंस्टॉल करना है तो जो इंस्टॉल का मेथड है वो सबको सेम आना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए ऑन साइट कोई भी, राइट। क्लियर है ना। तो उससे रिलेटेड लिखना है। और चैलेंजेस तो बहुत हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा काम है, तो लार्ज जोग्राफिकल एरिया और लोकेशन कहाँ का है वो कुछ दिया नहीं है, विद रोड एंड दिस कि ये सिटी है गांव है, कुछ दिया है नहीं दिया है ना, नहीं तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं। बट चैलेंज क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स ही चैलेंज है यहाँ पे। मैन पावर शॉर्टेज हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा काम है, स्किल्ड वर्कर अवेलेबल होगे नहीं होगे 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक। और इतने सारे इसमें इंस्टॉल रहेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कंपनी है ये रहेगी इन्वॉल्व है, फिर हाउस होल्ड इन्वॉल्व है, प्लस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, म्यूनसिपैलिटीज जो लोकल लेवल पे होती है इसमें। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हाउस होल्ड भी कब रेडी है इंस्टॉल करवाने, और इलेक्ट्रिक कंपनी को भी पावर कट करना पड़ता है वो एरिया में जब वहाँ के मीटर्स वो इंस्टॉल करेंगे, राइट। गवर्नमेंट का कोई परमिशन है वो लो, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। और ऑब्वियसली क्वालिटी पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज सेफ्टी से रिलेटेड भी है, तो पहले पूरा टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल चेक करके ही कर सकते हैं, राइट। और कंज्यूमर भी कभी कभी बोलेंगे कि अभी आज हम नहीं कर सकते, ये टाइम पे नहीं कर सकते, कभी कभी हाउस होल्ड भी रिलेक्टेंट होते हैं, राइट। तो उनको हैंडल करना, कॉस्ट बढ़ सकता है, टाइम डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी, राइट। और फील्ड पे सेफ्टी का तो प्रॉब्लम है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक मीटर्स का है, तो सेफ्टी का आ सकता है। और इतने 10 लाख हाउस होल्ड का डेटा भी उनको देंगे ना, तो वो डेटा को सिस्टम में अपलोड करना, उसमें कुछ प्रॉब्लम होना है ना, डेटा में प्रॉब्लम होना, वो सब भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कहाँ इंस्टॉल हो गया कहाँ नहीं हो गया। तो देयर कैन बी मल्टीपल challenges that can be faced by this company. और तुम लोगों का कौन सा है, कुछ है एमसीएस में और पढ़ने लायक? Any other paper you all have or anything else that is there? हाँ कुछ है क्या और? सर आपने ये सम सॉल्व किया? ये तो सम नहीं था, ये केस स्टडी था। ओके ओके ये मैंने खाली ओरली बताया, इसको ओके तो क्या, ये तो ऐसे परफेक्ट तो इसको टाइम लगेगा, पॉइंटर्स में लिखना पड़ेगा, ये मिल जाएगा चैट जीपीटी पे भी ऐसे तो तुम लोगों को। बट ये तो ऐसे केस स्टडी था, इसमें कोई सम है ही नहीं, ठीक है। तो मेन वेरिएंस का सम कर लो, वो तुम लोगों को आएगा, वो लास्ट लेक्चर देख लेना। आज का जो हमने किया ट्रांसफर प्राइस, 2 ही सम आएंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स। कुछ और रहेगा तो एग्जाम के एक दिन पहले देख लेंगे, ठीक है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। ऑल सर द आपने बेस्ट। सेंड कर देना वो। हाँ वो मैं सेंड कर दूंगा ये से।